बिमला जीप से बाहर आ गई। उसके करीब पहुंचते ही मैंने सबसे पहले राइफल के बारे में पूछा। जरा राइफल दिखाओ। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरी खैरियत पूछने के बजाय तुम्हें राइफल देखने का शौक आया है। ये कहकर वो जीप से राइफल निकालने लगी। वो चेटेक M200 इंटरवेंशन थी, .408 की अमेरिकन साख्ता स्नाइपर राइफल, जिसकी कारगर रेंज करीबन 2 किलोमीटर है। मैगजीन में 7 गोलियां पड़ती हैं, बोल्ट एक्शन और दुरुस्ती में रेंज मास्टर और बैरेट 107 से भी आगे। मैं गहरी संजीदगी से बोला, बहुत उम्दा राइफल है, उम्मीद है तुम इसका अच्छे से ख्याल रख पाओगी। उसने इश्तियाक से पूछा, 2-3 लाख की तो होगी। मैंने इंकिशाफ किया, 13-14 हज़ार अमेरिकन डॉलर की है। इंडियन करेंसी का अंदाजा खुद ही लगा लो। उसकी मोटी आंखें मजीद फैल गईं। इतनी महंगी? मैंने कहा, दुनिया की पहली 5 बेहतरीन स्नाइपर राइफलों में इसका शुमार होता है, बल्कि ज्यादातर स्नाइपर इसे पहला नंबर देते हैं। ये कहते हुए मैं राइफल को खोलकर बैग में डालने लगा। वो जल्दी से बोली, तो मुझे इसका इस्तेमाल भी सिखा दो। मैंने कहा, पहले वापस चलने की तैयारी पकड़ो। कार की डिग्गी में तीनों स्नाइपर राइफलें मुंतकिल करके मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हम आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ गए थे। वापसी के सफर में हमें सीधी सड़क के मुकाबले में कदरे ज्यादा फासला तय करना पड़ा था। रात के 9 बजने को थे जब हम बाड़मेर में दाखिल हुए। एक नए होटल का इंतखाब करके मैं होटल में कमरा लेने ठहर गया, जबकि बिमला जीप वापस करने चली गई। मैं SR1 और चेटेक M200 के बैगों को कमरे में ले आया था। बिमला की वापसी पर पहले हमने खाना खाया। इस दौरान मैं उसे तफसील बता चुका था। वो बोली, जिस वक्त मेरी राइफल की टेलीस्कोप साइट पर गोली लगी, मैं तो सच में बहुत डर गई थी। हिफाजती गड्ढे में कूदने को मैंने 1 सेकंड भी न लगाया था। ये खौफ भी खाया जा रहा था कि जाने तुम हालात को काबू में कर लोगे या मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग जाओगे। मैं शाकी हुआ, इतनी बेअतबारी थी तो मदद करने क्यों आई? उसने मुंह बनाया, बोली, अक्ल घास चरने गई थी इसलिए चली आई। खाक जानती थी कि इतनी मुश्किल में फंस जाऊंगी। मैंने दुख का इजहार किया। कहा, तुम्हारी बदगुमानी पर अफसोस है। वो जले कटे अंदाज में बोली, एक तो मदद को आई हूँ, ऊपर से मतून भी मुझे किया जा रहा है। मैंने मौजू तब्दील किया। कहा, अच्छा, तुम कोई काम अधूरा छोड़कर आई थी। उसने नफी में सर हिलाया, बोली, मजाक किया था। मैंने संजीदगी से कहा, अब मेरे लायक कोई खिदमत? वो जल्दी से बोली, मुझे इस राइफल के बारे में जानना है। और मैं उसे चेटेक M200 के बारे में बुनियादी बातें बताने लगा। मैंने उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था और मेरे लिए इतना काफी था। यूं भी स्नाइपर राइफलों में ज्यादा फर्क नहीं होता। इनमें सबसे अहम टेलीस्कोप साइट है, क्योंकि उसी पर रेंज लगती है। उसी से दाएं बाएं का फर्क निकाला जाता है। उसी के जरिए हदफ को नजदीक देखना मुमकिन होता है। अगर LRF यानी लेजर रेंज फाइंडर फासला नापने वाला आला ना हो तो टेलीस्कोप साइट के अंदरूनी मंजर से फासला भी नापा जा सकता है। अंधेरे में फायर करने के लिए उसका अंदरूनी मंजर रोशन भी किया जा सकता है। हवा की रफ्तार विंड मीटर से नापी जाती है, लेकिन हवा का जो गोली पर असर पड़ता है उसका हक टेलीस्कोप साइट ही पर रखा जा सकता है। मुख्तसर ये कि स्नाइपर राइफल से टेलीस्कोप साइट उतार दी जाए तो स्नाइपर राइफल और असॉल्ट राइफल में कोई फर्क नहीं रहेगा, बल्कि स्नाइपर राइफल कारकर्दगी के लिहाज से असॉल्ट राइफल से भी कम नताइज देगी। 3-4 घंटे तक मैं उसे मुख्तलिफ चीजों के बारे में सिखाता रहा। गो बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जिन्हें अमली तौर पर दिखाकर ही समझाया जा सकता था, लेकिन वो भी कोई आम लड़की नहीं थी। स्नाइपिंग के बारे में काफी कुछ जानती थी। वो लजाजत से बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापसी हफ्ते के लिए मौखर कर दो? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, पलवशे खफा हो जाएगी। वो हैरान रह गई, बोली, मैं समझी नहीं। मैंने संजीदगी से पूछा, कभी किसी से मोहब्बत की है? मुझे गहरी नजर से देखते हुए उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने इत्मीनान से कहा, तो फिर मेरा फलसफा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उसने इसरार न किया, बोली, तो क्या इरादा है? मैंने कहा, एक टोली से मेरे साथियों की बात हुई थी। उनके 4-5 आदमी तो पास्कल के हाथों हलाक हो गए हैं। बच जाने वालों से बात करता हूँ, उम्मीद है सरहद पार करने में मदद देंगे। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है पास्कल वापस लौट जाएगा? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, कहा, कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि फिलहाल कोई शरारत नहीं करेगा। वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर ऐसा होता तो तुम इतनी देर राइफल के अकब में लेटे उसकी निगरानी न करते। जब तक सड़क पर चढ़कर उसकी गाड़ी नजरों से ओझल न हो गई, तुमने अपनी जगह से हटने की हिम्मत न की। मैंने साफ गोई से कहा, दुश्मन से मुआहिदा होने का मतलब ये नहीं कि वो काबिल एतबार हो गया है। मुआहिदे की पाबंदी मैं खुद तो कर सकता हूँ, दुश्मन को मजबूर नहीं कर सकता। उसने मौजू तब्दील किया, बोली, क्या मेरी मजीद मदद चाहिए होगी? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, अलबत्ता दोबारा इंडिया आना हुआ तो जरूर राब्ता करूंगा। उसने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम पहले भी कई मरतबा इंडिया आ चुके हो और हर बार किसी न किसी के साथ बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए होंगे, तो पूछना यह था, कभी अपनी बात पर अमल करने का मौका भी मिला? या रात गई बात गई कि आसान मकूले पर अमल करना ज्यादा पसंद करते हो? मैंने इंकशाफ करते हुए कहा, भूल गया है।
तब मैं किसी ऐसे ही से मिलकर आ रहा था जिसके साथ दोबारा इंडिया आने पर मिलने का वादा था, और इसके अलावा भी चंद और थे जिनसे मुलाकात करके ही वापसी हो रही है। उसके होंठों पर मधुर तबस्सुम नमूदार हुआ। बोली, ऐसा है क्या? मैंने एतमाद से कहा, जिंदगी रही तो देख लोगी। वो जुमानी लहजे में बोली, हाँ देखना तो जरूर चाहूंगी। मैंने मशवरा दिया, रात काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आराम करते हैं। और वो इस बात में सर हिलाते हुए चेटेक M200 इंटरवेंशन को बैग में बंद करने लगी। अगली सुबह हमने इकट्ठा नाश्ता किया और फिर वो अलविदा होकर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैं होटल से निकल आया था। सबसे पहले मैंने मुसलमानों के कब्रिस्तान जाकर एक पुख्ता कब्र की बुनियाद में SR1 को बैग समेत दफन कर दिया। उसके पुर्जों को राइफल के तेल में अच्छी तरह भिगोकर मैंने मोमी लिफाफे में लपेटकर बैग में रखा था। उस पर अब तक 20-25 गोलियां फायर हो चुकी थीं और इतनी ही मजीद हो सकती थी। इंडिया दोबारा आमद पर मैं इस राइफल को इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए मैंने उसे बिमला के हवाले नहीं किया था। मोहन भिमानी से मिलने वाला वॉल्थर P99 भी मैंने बैग के हमरा दफन कर दिया था। अलबत्ता ग्लॉक और रूगर LCP 38 बोर मैंने पास रखे। रूगर तो मैंने पिंडली के साथ बांधा हुआ था और किसी खास मौके पर ही काम आ सकता था। अलबत्ता ग्लॉक बाईं बगल के नीचे होल्स्टर में मौजूद था और सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे कब्जे में आ सकता था। कब्रिस्तान से मैं वैगन अड्डे पहुंचा और उड़का जाने वाली वैगन में बैठ गया। न मालूम महेश बाबू के साथियों ने मेरे काम आना था या नहीं। वैगन ने मुझे उड़का स्टॉप पर उतारा और आगे बढ़ गई। महेश बाबू का ठिकाना मुझे मालूम था, इसलिए बगैर किसी से रहनुमाई लिए उस जानिब बढ़ गया। इमारत के दरवाजे पर मुझे नया चौकीदार नजर आ रहा था जो खासा चौकन्ना लग रहा था। मुझे दरवाजे के सामने रुकता देखकर उसने बज़ाहिर नर्म लहजे में पूछा, जी महाराज। इस दौरान उसका एक हाथ खुदकार राइफल के पिस्टल ग्रिप पर यूं जमा था कि जरा सा खतरा महसूस करते ही वो फौरन से राइफल इस्तेमाल कर सकता था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में महेश बाबू के बच जाने वाले साथी का नाम लिया। कहा, श्याम राव से मिलना है। वो चौंका, श्याम राव? फिर संभलते हुए बोला, 1 मिनट मालूम कर लूं। उसने इंटरकॉम उठाकर कान को लगा लिया। छोटे से वक्फे के बाद बोला, श्याम राव को मिलने एक साहब आए हैं। लम्हा भर खामोश रहकर उसने हिदायत सुनी और फिर झिझकता हुआ बोला, जी ठीक है महाराज। इस दौरान उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं और साथ ही उसने राइफल के पिस्टल ग्रिप पर अपने दाहिने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। ना मालूम क्यों मुझे गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसी लम्हे मुझे 3-4 रोज पहले होने वाला वाकया याद आया जब वहां महेश बाबू और उसके साथियों का कत्ल हुआ था। इतनी जल्दी वो इतना बड़ा हादसा कैसे भूल सकते थे? यकीनन महेश बाबू का कायम मकाम चौकीदार को सख्त हिदायत दे रहा था, मगर यह हिदायत तो उसे पहले से देना चाहिए थी। मेरे दिमाग में एक और सोच उभरी। उसी वक्त चौकीदार ने रिसीवर रखते हुए दरवाजा खोल दिया। आ जाए महाराज। एक लम्हे को मैंने वापस जाने का सोचा, मगर फिर कदम अंदर रख दिए। चौकीदार ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इसी रविश पर सीधा चलते जाएं, आगे बंदे मौजूद हैं। मैंने गहरी नजर से चौकीदार को देखा जो कनखियों से मुझ पर नजर रखे हुए था। कोई गड़बड़ थी या वो चौकीदार अहमक था? लम्हा भर सोचकर मैं कंधे झटकता हुआ पुख्ता रविश पर आगे बढ़ गया। इन्हीं लम्हात में अंदरूनी इमारत से 4 बंदे नमूदार हुए। उनके हाथों में हथियार देखकर मेरा दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा, मगर तब वापस मुड़ना किसी तरह मुनासिब न था। मैं बाएतमाद अंदाज में उनकी तरफ बढ़ गया। उनसे चंद कदम दूर ही था जब सख्त लहजे में हुक्म दिया गया, हाथ ऊपर। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, मैं दोस्त हूँ। मैंने दोस्ताना फजा पैदा करना चाही थी। पहले वाला शख्स करख्त लहजे में बोला, दोबारा कह रहा हूँ, हाथ ऊपर। तीसरी बार नहीं कहूंगा। हाथ ऊपर करते हुए मैंने सफाई देना चाही। कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है दोस्त? मुझे निशाने पर रखते हुए वो अपने एक साथी को बोला, बाले तलाशी लो। वो बोला, जी उस्ताद जी। लंबे कद और छरेरे बदन वाले एक स्याहरू शख्स जिसकी उम्र 30 साल के लगभग होगी, अपना पिस्तौल जेब में डालते हुए मेरी तरफ बढ़ा। इन लम्हात में मैं हाथ पांव मार सकता था, मगर मेरे ख्याल में उन्हें कोई गलत फहमी हुई थी या वो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे थे और मेरे मज़ाहमत करने पर खामखा झगड़ा खड़ा हो सकता था। ये सोचकर मैं शराफत से खड़ा रहा। बाले ने करीब होकर माहिराना अंदाज में तलाशी ली। ग्लॉक और रूगर कब्जे में करके उसने मेरे हाथ पुश्त की तरफ करके प्लास्टिक की हथकड़ी पहना दी। मैं इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, आपके यहाँ मेहमानों से ऐसा ही सुलूक किया जाता है? बाले ने मुझे पीठ पर टहूका दिया। चलो। किसी ने मेरी बात का जवाब देने की जहमत नहीं की थी। मैंने कोशिश जारी रखी। कहा, तुम्हारा बॉस कौन है? मुझे उससे बात करनी है। बाले का जोरदार थप्पड़ मेरी गुद्दी पर लगा। अबे खामोश, वरना बॉस क्या किसी से भी बात करने के काबिल नहीं रहेगा। गहरा सांस लेते हुए मैंने गुस्से को काबू किया और वक्ती तौर पर चुप साध ली।
चौड़ी राहदारी से गुजरकर वो एक नशिस्त गाह में दाखिल हुए, जहां सोफों पर 3 मर्द और एक जवां सा लड़की बैठे दरवाजे की तरफ मुतवज्जे थे। मुझे साथ लाने वालों ने फौरन नशिस्तें संभाल ली थीं। बाले ने मुझे कसरती जिस्म रखने वाले जवान शख्स के सामने खड़ा किया और खुद भी नशिस्त संभाल ली। उसका रंग हल्का सांवला और नकूश जाजिब नजर थे। वहां मौजूद इकलौती लड़की उसके पहलू में बैठी थी। लड़की भी अच्छी खासी खूबसूरत थी। सुर्खो सफेद रंग, भूरे बाल, शोख, शरारती और पुरकशिश आंखें, बारीक याकूती होंठ जिन्हें सुर्खी से यूं लेपा गया था गोया किसी का खून पीकर बैठी हो, भरा भरा बदन जो चुस्त पजामे से संभाला नहीं जा रहा था। बालाई बदन पर हल्के भूरे रंग की जर्सी थी जो कदरे खुली थी। बाल पोनी में कैद थे। गले में जर्सी के हमरंग मफलर थे। हाथ में चौड़ी स्क्रीन का मोबाइल थामे वो ऐसी नजरों से मुझे घूर रही थी जैसे तख्त पर बैठी रानी किसी अदना गुलाम को घूरती है। एक सरसरी निगाह लड़की पर डालकर मैं बॉस की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, आपके आदमियों को कोई गलत फहमी हुई है दोस्त, मैं दुश्मन नहीं हूँ। वो जहरखंद लहजे में बोला, इस मुतल्लिक हर शख्स जाती राय रखता है, तुम्हें हमारे दोस्तों दुश्मनों की क्या खबर। मैंने एतमाद से कहा, दुश्मनी यकतरफा तो नहीं होती। वो बोला, किसी के भाई को कत्ल करके मैं दोस्ती के कितने ही दावे क्यों ना करूं, मकतूल के भाई को तस्लीम नहीं होगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, बुझारतें डालने की बजाय मुद्दे पर आओ दोस्त। वो गैज़ो गज़ब भरे लहजे में बोला, तुम्हारी वजह से मेरा भाई महेश बाबू कत्ल हुआ है और तुम वजाहतें मांग रहे हो। मैंने हैरानी जाहिर की, मेरी वजह से कैसे? वो जहरखंद हुआ। बोला, श्याम राव ने तुम्हारा हुलिया बड़ी तफसील से बता दिया था और अभी तुम्हारी ही तलाश का मंसूबा बना रहे थे। शुक्रिया, तुमने हमें जहमत से बचा लिया। मैंने एतमाद से कहा, श्याम राव से फकत हुलिया ही पूछा है, साथ थोड़ी तफसील भी पूछ लेते। उसने मेरे सर में डंडा रसीद किया। बोला, वो साला तो झूठ ही बकेगा ना। मुझे शक है उसने मेरे भाई को कत्ल करवाया है और तुम इस साजिश में शामिल थे। मैंने वजाहत की, ऐसी बात नहीं है दोस्त। हमलावर एक स्नाइपर था और उसने दूर से निशाना लगाकर फायरिंग की थी। वो तंज़ी अंदाज में बोला, और उस हमले में फकत श्याम और तुम ही जान बचा पाए। वाह, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। मैंने एतमाद से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बोला, अगर तुम्हारी कहानी तस्लीम कर लें तब भी दुश्मन स्नाइपर को तुम अपने पीछे लगाकर लाए थे और वो तुम्हारा दुश्मन होता तो मेरे भाई की बजाय तुम पर गोली चलाता। साफ जाहिर है तुम उसके साथ मिले हुए थे। मैंने सफाई देते हुए कहा, मैं यहाँ सरहद पार करने आया था। इस मकसद के लिए महेश बाबू को अदायगी हो चुकी थी। अब कोई दुश्मन महेश बाबू की रिहाइश पर हमलावर होता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं ना उसके दुश्मनों का साथी हूँ, ना उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। बाकी महेश बाबू कोई गैर मारूफ या गुमनाम शख्स नहीं था कि किसी को मेरी रहनुमाई की जरूरत पड़ती। और वैसे भी दुश्मन ने दूर से गोलियां चलाई हैं और महेश बाबू पहले से खुले में बैठा था। इस मुताल्लिक न मैंने तरगीब दी थी और ना वो मेरी ही वजह से सब्ज़ार में बैठा हुआ था। मेरी आमद का मकसद सरहद उबूर करना था और मुआवजे की वसूली के बाद उसकी जिम्मेदारी थी कि मेरी हिफाजत भी करता और मुझे सरहद पार भी कराता। अगर वो बाकी नहीं रहा तो उसका वारिस होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कर्ज चुकाओ। मेरी बात खत्म होते ही वो अपने आदमियों को मुखातिब हुआ। सांगड़, बाले, इसे जरा गुफ्तगू के आदाब सिखाओ। बाले के हमरा ठिगने कद, मजबूत जिस्म और लंबे बालों वाला एक और आदमी भी खड़ा हो गया। ये वही था जिसे बाले ने उस्ताद कहा था। नशिस्त छोड़ते ही वो चील की तरह झपटे। बाले ने मुझे गिरेबान से पकड़कर घुमाकर जमीन पर दे मारा और फिर दोनों ने मुझे ठोकरों पर रख लिया। साले, रमेश बाबू के सामने अकड़ दिखाता है। दोनों मुझे रुई की तरह धुंकने लगे। हाथ बंधे होने की वजह से मैं अपना दिफा तो क्या बचाव भी नहीं कर सकता था। बेगैरतों ने चंद मिनट में मेरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उनके पीछे हटने पर मैं बमुश्किल सीधा हुआ और सोफे के पास से पुश्त टेक कर बैठ गया। मेरे होंठ अंदर से फट गए थे। खून का नमकीन जायका चखते हुए मैंने सोफे के नीचे थूका और रमेश बाबू की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, इन्हें जरा खिलाया पिलाया करो ताकि किसी ऐसे के साथ भी लड़ सकें जिसके हाथ खुले हों। लड़की का मुतरन्नम कहकहा बुलंद हुआ। वो बाले और सांगड़ को मुखातिब हुई। सुन लिया? सांगड़ एक सांड की तरह झपटा, तेरी तो। तभी रमेश की आवाज आई, ठहरो। उसका सख्त लहजा सुनकर सांगड़ एकदम साकित हो गया था। मैं इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, मेरे हाथ खुले होते तो जरूर ताली बजाकर रमेश बाबू की महारत की दाद देता। बेशक अच्छी तरह सधाया हुआ है इन्हें। लड़की ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझको सूली पे चढ़ा कर भी दुखी है दुनिया, वो मेरी मौत नहीं आंखों में डर मांगती है। रमेश बेजारी भरे लहजे में बोला, सुन बे, अपनी तकालीफ को बढ़ाने की बजाय मेरे चंद सवालों के जवाब दो ताकि तुम्हें छोड़ने या मारने का फैसला किया जा सके। मैंने पुरएतमाद लहजे में धमकी दी, गलत जगह हाथ डाल रहे हो। क्या लगता है मुझे मारकर खुद भी जिंदा बच जाओगे? रमेश बाबू मुतकब्बिराना अंदाज में बोला, हाँ।
किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि रमेश बाबू के खिलाफ कुछ करने का सोच भी सके। मैं खिलखिलाकर हंसा, कहा बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज तुम्हारे भाई के मुंह से भी निकले थे जब मैंने खतरा महसूस करते हुए उसे चबूतरे के साथ आड़ लेने का कहा था। रमेश बाबू ने मेरी नसीहत को हवा में उड़ा दिया। बोला, तुम्हारा नाम? मैंने शराफत से कहा, आकाश चड्ढा। उसने मुंह बनाया। मैंने असल नाम पूछा है। मैंने कहा, शनाख्ती कार्ड देख सकते हो, यही मेरा असल नाम है। वो घटिया अंदाज में बोला, अबे भूतनी के, क्यों अपनी खाल उतरवाने पर तुला है? क्या लगता है मैं नाक से रोटी खाता हूँ? आकाश चड्ढा तेरी बहन का यार तो हो सकता है, तुम खुद नहीं। मैंने गुस्सा जब्त करते हुए फीके लहजे में कहा, मेरा नाम सलीम शाह है। वो बोला, मेरे भाई को किसने कत्ल किया था? मैंने कहा, एक हिंदू स्नाइपर श्रीकांत ने। वो उखड़े लहजे में बोला, श्याम राव के मुताबिक तो कोई पास्कल नामी शख्स था। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, हाँ, पास्कल नामी इस्राएली स्नाइपर भी उसका साथी था। अब ये वाज़ेह नहीं है कि तुम्हारे भाई पर गोली चलाने वाला कौन था। उसने अगला सवाल पूछा, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मैंने कहा, श्रीकांत के साथ मेरी पुरानी अनबन है, अलबत्ता पास्कल को मैं नहीं जानता। शायद श्रीकांत ने अपनी मदद के लिए उसे इसराइल से बुलाया है। दोनों में पुरानी दोस्ती थी, इसी नाते वो उसकी मदद करने चला आया। वो तंज़िया अंदाज में बोला, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि कोई तुम्हें मारने के लिए इसराइल से स्नाइपर मंगवाएगा? मेरे लबों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। मैंने कहा, यह सवाल तुम्हें श्रीकांत से करना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो अब नहीं रहा। उसने इस्तेहज़ाई कहकहा बुलंद किया, गोया तुमने उसे कत्ल कर दिया है। बाकियों ने भी उसकी तकलीद की। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, नहीं। उसे जब पता चला कि उसने गलती से रमेश बाबू के भाई की हत्या कर दी है तो उसने डर कर खुदकुशी कर ली। वो मेरे इस्तेहज़ाई अंदाज को नजरअंदाज करते हुए फखरिया लहजे में बोला, शायद उसने मेरी वजह से खुदकुशी न की हो, मगर वो किसी से भी पूछता तो उसे यही मशवरा मिलता, और अगर तुम में भी अक्ल होती तो ऐसा ही करते। मैंने बेनियाजी से कहा, सच कहा, मगर सोचता हूँ कि मौत आने तक जिंदा रहने में क्या कबाहत है। वो तिलमिलाते हुए बोला, अबे किसी घटिया शायर की नाजायज औलाद, सीधे तरीके से बको। मैंने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी डींगे सुनकर इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? उसने पूछा, श्याम राव ने बताया है कि तुम भी स्नाइपर हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया। बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से है और श्रीकांत का ताल्लुक इंडियन आर्मी से। दुरुस्त? उसने तस्दीक चाही। मैंने दोबारा ऊपर नीचे सर हिला दिया। उसने मानी खेज अंदाज में पूछा, फिर सरकारी दुश्मनी जाती रंजिश में कैसे बदल गई? मैंने इत्मीनान से कहा, हजीमत उठाने पर गाहे गाहे कोई कम ज़र्फ इसे जाती जंग बना लेता है। तभी रमेश के पहलू में बैठी कत्ताला ने मोबाइल फोन उसके सामने पकड़ा। बॉस, ये देखें। रमेश की नजरें मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चिपक गई थीं। मुझे दिखाई तो कुछ न दिया, अलबत्ता समातों में आवाज आने लगी। ये तज्जिया मैं पहले भी सुन चुका था, जो श्रीनाथ की मौत पर एक गैर मारूफ से टीवी चैनल ने पेश किया था। उसमें एंकर ने श्रीनाथ की मौत की वजह मुझे ठहराया था और वजाहत ये की थी कि श्रीनाथ अपनी तकारीर के जरिए इंडियन सरकार पर जोर दे रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करे। उस एंकर ने इस कत्ल के डांडे विघ्नेश शुक्ला और उसके बाप धरिंदर शुक्ला की हत्या से भी जोड़े। इस दौरान स्क्रीन पर मेरी मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई जाती रही थी और इत्तेफाक ये था कि उस वक्त मैं असल हुलिये में था। वो बोला, तो तुम SS हो और तुम्हारा असल नाम राजा ज़ीशान हैदर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।